गुड मॉर्निंग प्रीति। देखिए क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी देखा था, उसको रिकॉल कर लेंगे कि होता क्या है ये, एक बार ओवरऑल लुक देख लेंगे। ठीक है, फिर उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखा था, इसका डिस्कशन हम लोगों कल मैंने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट टाइम जाते जाते इसका डेरिवेशन किया, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला से। फिर एक्सरसाइज 13.5 मैंने कल बनाने को दिया था, उसको भी देख लेंगे। एंड देन बेस थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 नंबर के लिए भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बेस थ्योरम। इसके इसके क्वेश्चंस में ये खूबी होता है कि ये बहुत लेंदी आपको दिखेगा, इसमें बड़े बड़े लैंग्वेज लिखे होते हैं, तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा आपको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होता था। यहां पे हमने देखा था कि अगर कोई n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आपको दिए हुए हो, जहां पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हो, या तो सक्सेस की पॉसिबिलिटी हो या फेलर की पॉसिबिलिटी हो, तो आर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी जो होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस, इसको हम लोग डिनोट करते थे पी एक्स इक्वल्स टू आर, एंड दिस कैन बी रिटन एज एन सी आर पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो होती थी उसका पावर आर रेज कर देते हैं, और फेलर की प्रोबेबिलिटी में टोटल ट्रायल में से एन माइनस, टोटल ट्रायल एन में से क्या करते हैं, आर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, ये फॉर्मूला देख लिया था, इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। अब आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो हम लोगों ने कल देखा था, इसको हम लोगों ने कल डिराइव कर दिया, तो डेरिवेशन के लिए कल का पीपीटी देख सकते हो आप। तो आज ये देख सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है, अगर मान लीजिए n E1 E2 E3 अप टू एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते थे, जहां पर ये सभी की प्रोबेबिलिटी जो होती थी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होती थी, और इससे कोई, इसके सैंपल स्पेस एस से कोई आर्बिट्रेरी इवेंट ए एसोसिएटेड हो, तो उस आर्बिट्रेरी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होती थी वो होता था पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस अप टू पी ई एन इंटू पी ए बाई ई एन। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यही होता था। ठीक है, जहां पर ए जो है वो सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड होता था, और E1 E2 E3 जो है उस सैंपल स्पेस के इन इवेंट्स होते थे, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते थे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने का मतलब ये था कि एक्सक्लूसिव में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई भी हम 2 इवेंट्स कंसीडर करें, वो ई आई इंटरसेक्शन ईजे जो है वो फाई होना चाहिए, फाई होना चाहिए था, और सभी इवेंट्स E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इन सभी के यूनियन अगर आप ले लेंगे तो आपको ओवरऑल जो सैंपल स्पेस है वो मिल जाना चाहिए था। ठीक है, और थोड़ा सा बेस थ्योरम में एक डेरिवेशन हम करेंगे, वहां पे पार्टीशन ऑफ अ सेट की बात होती है, या पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस की बात होगी, तो वहां पर अगर कोई भी इवेंट्स E1 E2 E3 बहुत सारे, अगर कोई भी सेट ऑफ इवेंट्स, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ इवेंट्स अगर इस 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी भाई, कि कोई भी, यानी कि जो पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, क्या हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, यानी कि ये पहला प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, और ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो, ये एग्जॉस्टिव हो यानी कि सभी इवेंट्स का यूनियन ले ले तो टोटल सैंपल स्पेस मिल जाए, और तीसरा, कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी पीई जो है, पीई वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू 1 2 3 अप टू n।
तो इस तरह से अगर एन इवेंट इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे कि वो सेट ऑफ इवेंट जो है कंस्ट्रक्ट करती है, एक पार्टीशन ऑफ सेट को कंस्ट्रक्ट करती है, पार्टीशन ऑफ अ सेट को कंस्ट्रक्ट करेगी। क्लियर है क्या? तो ये स्टेटमेंट हम लोग बेस थ्योरम में पार्टीशन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो पार्टीशन ऑफ सेट्स का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सैंपल स्पेस एस से एन इवेंट्स एसोसिएटेड हो और वो एन इवेंट्स इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, पहला पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, दूसरा म्यूचुअली या दूसरा एग्जॉस्टिव, सीधे बोल सकते हैं एग्जॉस्टिव हो, और तीसरा सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि दोज एन इवेंट्स कंस्ट्रक्ट अ पार्टीशन ऑफ सेट्स, या पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ट्राई कीजिए तो सभी लोग। कह रहे कि अ बॉक्स कंटेन्स 3 कॉइन्स, कोई एक बॉक्स है जो 3 कॉइन को 3 कॉइन्स हैं उसमें। ठीक है, 1 कॉइन इज फेयर, 1 कॉइन इज टू हेडेड एंड 1 कॉइन इज वेटेड। एक कॉइन वेटेड है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयरिंग इज 1/3। एक सिक्के को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें से 3 बार में एक बार हेड आ रहा है। तो कह रहा है कि अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई एक कॉइन है वो एट रैंडम सेलेक्ट किया जा रहा है और उसको टॉस किया जा रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अकर्स एंड टेल अकर्स। ठीक है, निकालिए तो सभी लोग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 3 कॉइन आपको दिए हुए हो, 3 कॉइन दिए हुए हो, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक कॉइन जो है फेयर कॉइन है, दूसरा कॉइन जो है टू हेडेड कॉइन है, 16 वाला कॉइन है भाई, और तीसरा कॉइन इस तरह से बनाया गया है कि उसमें 1/3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, और उसी में से एक कॉइन को टॉस किया गया है। तो बोल रहा है कि हेड अपीयर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और टेल अपीयर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए ट्राई कीजिए तो सभी लोग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? राइट यस और नो एवरीवन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, रेज योर हैंड। चलिए, एक दो लोग का रिप्लाई तो आया सही। चलिए ट्राई कीजिए तो। फेयर कॉइंस मतलब हेड और टेल आने की दोनों सेम प्रोबेबिलिटी होगी भाई। फेयर कॉइन का मतलब कि किसी भी तरह का कोई बाइसिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, जितने बार हेड आना चाहिए, मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। अभिनव, ट्राई कर रहे हो? गुड। देखिए एक मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद वाला खुद से ट्राई कीजिएगा। एक मैं बता दे रहा हूं, अभी तक मैंने इसके एक भी क्वेश्चंस नहीं बनाए। देखिए इन इवेंट्स कौन से एसोसिएटेड हैं? पहला, तो आप तीनों में से कोई एक सिक्का आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे भाई। तो मान लिया कि E1 जो है वो इवेंट है सेलेक्टिंग फेयर कॉइन। क्या भाई? फेयर कॉइन है।
फेयर कॉइन। दूसरा E2 जो है वो इस तरह से मतलब ट्राई करना, एक बार देख लीजिए। E1 E2 E3, या तो आप फेयर कॉइन को सिलेक्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो इसमें, या हेड फ्रॉम फेयर कॉइन कर दे रहे हैं। इवन जो इवेंट होगा वो मान लीजिए कि वो हेड आया है, हेड फ्रॉम फेयर कॉइन से। उसी तरह से समझ में आ रहा है कि दूसरे और तीसरे इवेंट को क्या मानोगे, इस तरह से 3 इवेंट्स आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तब ट्राई कीजिए तो सभी लोग। है ना, देखिए हेड कॉइन सिलेक्शन ही पहले करो। क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए पहले सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्टिंग फेयर कॉइन, फेयर कॉइन। दूसरा सेलेक्टिंग या सिलेक्शन ऑफ फेयर कॉइन, सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग कौन सा, टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। और तीसरा आप क्या कीजिए, सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग वेटेड कॉइन, वेटेड कॉइन। इस तरह से या तो आप पहला, दूसरा और तीसरा कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए 3 में से एक कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम बात करेंगे कि PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इन सब की जो वैल्यू है वो 1/3 आएगा क्या। अभी हेड और टेल की बात नहीं हो रही है, ये आएगा। ठीक है, अब क्या कर लो, एक ए इवेंट मानो, एक ए इवेंट मानो, और इस इवेंट का नाम मान लो कि हेड अपीयर्स, इवेंट ऑफ हेड अपीयर्स, हेड अपीयर्स। तो अगर हम बोलेंगे पी ए बाई E1 की बात करेंगे, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी वेन एवर वी हैव सेलेक्टेड द फर्स्ट कॉइन यानी फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, तो ये 1/2 होगा। फेयर कॉइन, कोई भी फेयर कॉइन लेते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होता है। दूसरा उसी तरह अगर हम बात करेंगे P A/E2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेड वेन एवर वी हैव सेलेक्टेड द सेकेंड कॉइन। तो सेकेंड कॉइन ले रहे हैं, तो सेकेंड कॉइन 2 हेडेड कॉइन है भाई, तो उसमें जो भी आएगा हेड ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा जाएगा भाई, वो 1 हो जाएगा। तो हमने इसको 1 ले लिया। और अगर हम लोग तीसरे क्वाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स पी A/E3 की बात करेंगे, PA/E3 की बात करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/3। देख लीजिए उसको इस तरह से बनाया गया है कि हेड अपियर होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है। अभिनव का आंसर आ गया है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपियर्स। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, हेड आने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, या तो वो पहले क्वाइन को कंसीडर करेंगे तो आएगा, तो पहले क्वाइन को कंसीडर करोगे तो आएगा PE1 इंटू PA/E1, A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2, A/E2 प्लस PE3
इंटू पी ए बाई ई थ्री। क्लियर है क्या सभी को? ए बाई ई थ्री। अब देखो ये 1/3 है और ये मिल गया 1/2 प्लस ये 1/3 है इंटू मिल गया 1 और ये 1/3 है इंटू मिल गया 1/3। सभी लोग देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये हो गया 1/3 को कॉमन निकाल लीजिए, क्या मिलेगा आपको? 1/2 प्लस 1 प्लस 1/3। ये मैं थोड़ा साइड में कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 1/3, ये देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा एलसीएम, तो 6 हो जाएगा तो ये 3 प्लस 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11/18। अभिनव का आंसर बिल्कुल सही है। 11/18 जो है वो पहले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। श्रेया 11/8, हाँ श्रेया का भी सही है। 33/54 लिखा है, सिंप्लीफाई करके बता सकती थी श्रेया। दूसरे का अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? तो टेल के लिए उसको बी मान लीजिए, बी मान लेंगे तो जो टेल के लिए प्रोबेबिलिटी ना आए तो एक बी आपको लिखना पड़ेगा। बी जो इवेंट होगा ये अपीयरेंस ऑफ, यानी टेल अपीयर्स, टेल अपीयर्स, टेल अपीयर्स। तो अगर हम पी B/E1 की बात करें तो पहला तो फेयर क्वाइन था तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। अच्छा बी का भी आंसर, दो ही तीन लोग रिप्लाई कर रहे हैं भाई, सभी लोग रिप्लाई करो। ये बी डिवाइडेड बाई E3 होगा, E2 होगा। दूसरे ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितना होगा? रुको हम पूछेंगे, किस जिसे पूछेंगे वो बताएगा। गौरव आप बताओ तो, पी बी बाई E2 की वैल्यू कितनी होगी गौरव? राइट आंसर गौरव आप बताओ, कुंदन का सही आंसर है। गौरव कन्हैया प्लीज रिप्लाई। भाई मैं लीव कर रिमूव कर दूंगा, जिनसे पूछा जा रहा है वो रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा उनको। वेल डन प्रीति से। अभिषेक गलत आंसर है। अदनान आप बताओ। ये बिल्कुल गलत बात है भाई, गलत आंसर है रोशन। अदनान आपका भी आंसर गलत है भाई। जो दूसरा क्वाइन है वो टू हेडेड है, टू हेडेड का मतलब दोनों साइड हेड ही है, तो टेल तो नहीं होगा ना भाई। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी उसमें। दूसरे पी बी यानी टेल फ्रॉम द सेकेंड क्वाइन वो 0 हो जाएगा, बिकॉज जो सेकेंड क्वाइन था वो टू हेडेड है, 16 वाला क्वाइन है भाई, तो उसमें टेल कहां से आएगा? और दूसरा पी बी बाई E3 यानी वेटेड क्वाइन, इसमें इसमें कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। तो यहां पर पी बी यानी कि टोटल टेल कितना अपीयर हुआ है, इसको निकालने के लिए पी E1 इंटू पी B/E1 प्लस पी E2 इंटू पी B/E2। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये बोर्ड के रिगार्डिंग। यहां पर मिस करोगे इसका मतलब बोर्ड के 6 मार्क्स मिस कर रहे हो आप। टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा तो 4 नंबर का आएगा, और बेस थ्योरम से आएगा तो 5 नंबर से आएगा। बेस थ्योरम जो है, बेस थ्योरम इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है भाई, ध्यान रहे। ये 54 आंसर ये किस चीज का आया है? ये 1/3 था और पी ए बाई 1/2 है। ये तो भाई 1/3 इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस 1/3
इंटू 2/3 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया 1/6 और ये मिल गया 2/9। अगर एलसीएम देखेंगे इसका तो 18 हो जाएगा, 18। तो ये आपको मिल गया 3 और ये आपको मिल गया 4। तो 7/18 जो होगा दैट विल बी द आंसर। 7/18 प्रीति गलत आंसर है, 7/18 होगा, 7/18। ठीक है, होना भी चाहिए था भाई। पहले वाले का जो आंसर आया था 11/18 आया था। अब जान जाओ कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब ये है, तीनों सिक्कों से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 11/18 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/11/18 होनी चाहिए थी। तो आंसर पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, आंसर हम बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकते थे इसका। ठीक है भाई, सभी लोग रिप्लाई कीजिए प्लीज, अदरवाइज दिक्कत में हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग हैं भाई। ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में भी पूछे जाते हैं, तो जो जेई मेन वाले कैंडिडेट हैं वो भी थोड़ा ध्यान देंगे। जेई मेन इवन एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है कि देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग्स दिए हुए हैं भाई, आप भाई आपको 2 बैग हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल, 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, पहले बैग में 5 व्हाइट बॉल हैं या 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एंड द सेकेंड बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, जस्ट उल्टा कर दिया गया है। और कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल क्या किया गया, लिया गया। सडनली 2 बॉल हमने सेलेक्ट किए, 2 बॉल सेलेक्ट किए फ्रॉम द बैग 1, फर्स्ट बैग से 2 हमने बॉल लिए और क्या कर दिया, आर पुट इन टू द सेकेंड बैग, 2 बॉल उठाया और दूसरे बैग में डाल दिया। ठीक है, और डालते वक्त हमने ध्यान दिया कि हमने क्या किया, विदाउट नोटिंग देयर कलर्स, हमने उनके कलर को नोट डाउन नहीं किया है भाई, हमने उनके कलर को नोट डाउन नहीं किया है। तो कह रहा है कि देन द 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग, तब दूसरे बैग से 2 बॉल क्या किया, हमने ड्रॉ किया। ठीक है, 2 बॉल हमने ड्रॉ किया। तो आपको बताना है, सक्सेसिवली नहीं किया भाई, एक साथ दोनों बॉल ड्रॉ किया गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, जो बॉल हमने ड्रॉ किया है वो सेकेंड बैग से, वो क्या हो, व्हाइट एंड ब्लैक हो। ट्राई करोगे एक बार, ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सुंदर सा क्वेश्चन है।
ट्राई कर रहे हो सभी लोग? राइट, यस और नो? रूपाली आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। रूपाली, शाश्वत, इतने इजी इजी क्वेश्चंस में रिप्लाई नहीं कर रहे हो। शुभम, नहीं नहीं, देखिए कह रहा है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दो बैग है आपके पास। एक बैग है जिसमें, और दोनों बैग का नाम है, पहला बैग और दूसरा बैग। इसका मतलब दोनों बैग जो है डिस्टिंक्ट हैं भाई, दोनों बैग अलग अलग हैं। अब कह रहा है पहले बैग में 5 व्हाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरे वाले में 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। पहले वाले में से कोई दो बॉल बिना देखे दो बॉल उठाए और दूसरे वाले बैग में डाल दिया हमने, दूसरे वाले बैग में डाल दिया। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि जब दूसरे बैग से हम दो बॉल फिर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक व्हाइट और एक ब्लैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, आपको यह सोचना पड़ेगा कि पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कौन से दो बॉल्स उसमें ड्रॉ किए हैं। तो बिना कलर देखे किए हैं तो पॉसिबिलिटी पे हमें जाना पड़ेगा। या तो आपने दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर किए होंगे, या एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया होगा, या दोनों ब्लैक बॉल्स ट्रांसफर किए होंगे। तो आपको इवेंट कंसीडर करना होगा। मान लीजिए इवेंट इवन जो हो गया, इवन नाम दिया ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग बोथ ट्रांसफरिंग टू व्हाइट बॉल्स। क्या किया हमने, इवन इवेंट बन दिया कि दोनों व्हाइट बॉल्स को हमने ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर किया। E2 मान लेंगे, E2 इवेंट कि हमने जो ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर ट्रांसफर वन व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स। और E3 में ट्रांसफर आपने ट्रांसफर किया टू ब्लैक बॉल्स। यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? तो यही तीन पॉसिबिलिटी को हम लोग तीन केस एज्यूम कर लेंगे। अदनान, जो आप पूछ रहे हो क्लियर हुए क्या? As my point of view, first draw one. ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगर आप दो इसके पी इवन निकालना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जो काम कर रहे हो, ये जो भी आप ड्रॉ करोगे, अगर आपको दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर करना है बैग वन से बैग टू में, इसका मतलब कि बैग वन से आपको दो व्हाइट बॉल क्या करने होंगे, निकालने होंगे, ड्रॉ करने होंगे। P2 PE2 निकालेंगे तो इसका मतलब कि आप पहले बैग से एक बॉल, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करोगे, और PE3 में दोनों ब्लैक बॉल क्या कर रहे हो आप, वो ड्रॉ करोगे। तो PE1 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लैक बॉल्स, टू व्हाइट बॉल्स है ना, सॉरी, ड्रॉइंग ड्रॉइंग टू व्हाइट बॉल्स टू व्हाइट
balls from बैग वन। देखिए हमने एक बार लिख दिया ताकि आपको डाउट ना हो बाद में कि ये कैसे आ रहा है। बैग वन से हमने 2 बॉल्स ड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब कि ये आपको मिल गया। देखिए अब पहले वाले में 5 व्हाइट बॉल हैं, तो 5 में से 2 को कंसीडर कर रहे हो, 2 को ड्रॉ कर रहे हो, तो 5C2 और डिवाइडेड बाई टोटल कितने तरीके हो सकते थे? 8C2, 8C2 से। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा इसको देखिए, तो आगे सिमिलरली PE2 निकालिए, PE3 निकालिए। इसकी वैल्यू, सॉरी PE1 है ये, PE2 की वैल्यू बताइए सभी लोग, एंड PE3 की वैल्यू भी बताइए, PE3 की वैल्यू। इसकी वैल्यू बताइए। प्रीति आई थिंक गलत है आपका। PE1 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। PE1 की जो वैल्यू है वो आएगा 5 यानी कि ये आ रहा है 10/28, 10/28, दैट मीन्स ये 5/15, 14 आ जाएगा, 5/14। ये देखिए PE2 क्या होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। तो देखिए व्हाइट बॉल कितना है? 5 है, तो 5 में से एक ले लिया, 5C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 8C2। कितने हैं? 8C2, 8C2। क्लियर है भाई? अदिति ये फाइनल आंसर आप बता रहे हो क्या? अच्छा देख लेते फाइनल आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया। एक एक जीरो और होगा। अदिति का आंसर सही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई? इसकी जो वैल्यू आई है वो आ जाएगा 15/28, 15/28। और PE3 की वैल्यू कितनी आएगी? PE3 फाइंड आउट करके बताइए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3C2, यानी 3 ब्लैक बॉल में से 8C2, 8 में से 2 निकाले हो, तो 3C2 डिवाइडेड बाई 8C2, तो इसकी वैल्यू 3 इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा 3/28। सभी लोग फाइनल आंसर बता रहे हैं, लग रहा है इधर उधर से सर्च मार के बता रहे हैं। प्रोसेस के साथ चलिए, जो मैं बता रहा हूं उसके अनुसार अगर सॉल्व किया होता तो ये सब आप वैल्यू बता रहे होते। इधर उधर से तिकड़मबाजी किए हैं। चलिए, ये ये वैल्यू इतना आ रहा है क्या? PE2 की वैल्यू 15/28 और PE3 की वैल्यू इतना आया है। चलिए, जो लोग बनाए हुए हैं तब तो ये तो अब बता सकते हैं। चलिए ये बताइए, तो अब क्या निकालना होगा? आपको निकालना है कि एक व्हाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल, तो ए एक इवेंट मानिए, ए एक इवेंट मानिए। इस इवेंट का नाम लिखना पड़ेगा ड्रॉइंग, ड्रॉइंग 1 व्हाइट एंड 1
ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बैग टू दूसरे दूसरे बैग से हम क्या करने जा रहे हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल निकालने जा रहे हैं। तो पहले तो बताइए कि हमें पी ए बाई E1 कितना मिलेगा, पी ए बाई E1 ये कितना हो जाएगा बताइए तो, मोहित अदिति बताइए तो, पी ए बाई E1 की वैल्यू कितनी आई हुई है? मोहित अदिति बोल नहीं रहे हो भाई? तो देखिए ए बाई E1 क्या होगा, एक ब्लैक, तो देखिए E1 क्या है, E1 आपने देखा है कि E1 जो है, थोड़ा सा करेक्शन करो अदिति, गलत है। देखिए पी ई वन ये है कि आप क्या कर रहे हो, इसमें से दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, +2 कर रहे हो। तो अब इसमें बैग टू में जो टोटल बॉल्स हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। और कौन सा बॉल बढ़ेगा भाई, दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो 5 व्हाइट बॉल हो जाएंगे, 5 व्हाइट बॉल हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये 5 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल आपको सेलेक्ट करना है, तो 5C1 इंटू, दूसरे बैग में ऑलरेडी 5 ब्लैक बॉल्स थे, तो 5C1 डिवाइडेड बाई 10C2, यानी 10 में से दो बॉल्स आप ले रहे हो, तो दिस शुड बी द ए बाई E1। तो 5C1 की वैल्यू 5, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये भी 5 हो जाएगा, और ये 10C2 की वैल्यू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, 45 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9 टाइम्स में, दिस विल बी 5/9। ये सभी का आ रहा है क्या, इतना आया है, पी ए बाई E2, सॉरी पी ए बाई E1। अभिनव, शाश्वत, कुंदन बताइए तो, ये क्लियर है आपका सभी लोग? चलिए अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, P, यानी कि 1 व्हाइट बॉल और 1 ब्लैक बॉल निकालेंगे वेन एवर जब दूसरा इवेंट हुआ होगा, ठीक है, दूसरा इवेंट हुआ होगा। तो इसमें भी आपको एक, अब देखिए यहां पर दूसरे केस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे केस में क्या हुआ होगा भाई, दूसरे केस के लिए कि यहां से आपने क्या किया, यहां से देखिए दूसरे बॉल में एक व्हाइट बॉल आप भेज रहे हो, तो 3+1 व्हाइट, यानी कि 4 व्हाइट बॉल हो जाएंगे, 4 व्हाइट बॉल हो जाएंगे, 4 व्हाइट बॉल, और 5+1 ये 6 ब्लैक बॉल हो जाएंगे, 6 ब्लैक बॉल, तो 4C1 इंटू 6C1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4C1 इंटू 6C1 डिवाइडेड बाई 10C2। तो 4C1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 6C1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड 10C2 की वैल्यू अगेन 45 हो जाएगा, अगेन 45। तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, दिस विल बी समथिंग 8/15, 8/15। उसी तरह P A बाई E3 निकालना है, P A बाई E3, तो आपको क्या निकालना होगा, तो P A E3 में दोनों ब्लैक बॉल आप उसमें डाल रहे हो, तो उस समय व्हाइट बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्हाइट बॉल 3 ही रहेगा, लेकिन ब्लैक बॉल जो होगा 5+2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 ब्लैक बॉल हो जाएगा। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगा 3C1, 3 व्हाइट में से एक व्हाइट निकाल रहे हो, 7C1 यानी कि 7 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल निकाल रहे हो, और ओवरऑल 10C2 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 3 × 7 डिवाइडेड बाई 45, तो ये 15 बार में। कुंदन का आंसर बिल्कुल सही है, प्रीति का भी आंसर बिल्कुल सही है। रिप्लाई करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो।
ठीक है, तो यहां पर हम निकाल रहे थे वन व्हाइट बॉल एंड वन ब्लैक बॉल फ्रॉम द अकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट एंड थर्ड इवेंट रेस्पेक्टिवली। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वन ब्लैक एंड वन व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप निकालोगे कि पी ए आपको सिर्फ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल। तो आपको निकालना होगा कि PE1 यानी कि पहला इवेंट करते हुए ये वन व्हाइट और वन ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो, प्लस दूसरा इवेंट करते हुए, दूसरा इवेंट प्रोसीड कर रहे हैं तो उस केस में PA/E2 क्या हो रहा है, प्लस तीसरा इवेंट करते हुए PE3 इंटू PA/E3 ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो PE1 कितना निकाला था हमने, PE1 जो आया था, PE1 ये अब आया था 5/14। ये क्या आया था, 5/14 आया था भाई, 5/14 इंटू ये A/E1 8/15, सॉरी 5/9 आ गया, प्लस ये कितना आया था, ये आया था 15/28, 15/28, 15/28 E2 की वैल्यू आई थी, इनटू ये आया था 8/15, प्लस E3 की वैल्यू 3/20 आया था क्या, सॉरी 3/20 आया है, हाँ। तो आप लिखोगे 3/20 इंटू A/E3 7/15। कैलकुलेट कर लोगे क्या सभी लोग, तो फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस फाइनल आंसर आया है 673 डिवाइडेड बाई 12, 600 आया है। कुछ लोग सिंगल जीरो देखे, देख लीजिएगा इसमें जो आंसर लिखा हुआ है ये आंसर, फाइनल आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइनल आंसर मैच करा लीजिएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सभी को समझ में आया कि नहीं, ये सबसे बेसिक सा फंडा है भाई, सभी को समझ में आया कि नहीं। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड से बाहर का है। तो बोर्ड में आएगा तो 6 मार्क्स देकर आएगा। तो कभी भी अगर आपको मिले कि 2 बैग 3 बैग दिया हो, एक बैग से दूसरे बैग में बॉल का ट्रांसफर किया गया हो, तो आप क्या करेंगे कि जो जो पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, उस पॉसिबिलिटी पर वर्क करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिया हमने, इसको देखिए। कह रहे कि टू मशीन्स A and B produce respectively 60% and 40% of the total number of items of a factory। ठीक है, किसी फैक्ट्री में दो मशीन है जिसमें से 60% जो है पहले से और 40% दूसरे से प्रोडक्शन हो रहा है, और कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट ऑफ दीज मशीन्स आर रेस्पेक्टिवली 2% एंड 5%। 2% एंड 5%। इफ एन आइटम इज सेलेक्टेड एट रैंडम, को क्या कह रहा है कि कोई आइटम सेलेक्ट किया गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज डिफेक्टिव एंड द आइटम इज नॉन डिफेक्टिव। 90%। बिना कुछ किए आंसर आ गया तुम्हारा। चलिए इसमें PE1 निकालिए। PE1 क्या मानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। PE1 क्या मानना पड़ेगा हमें, PE1 क्या मानेंगे, PE2 क्या मानेंगे। अदनान ये 90% क्या रिप्लाई किए हो।
अच्छा, समझ रहे थे। भाई ये सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, आपके क्लास 12 का सबसे टफेस्ट पार्ट है ये। तो अगर कहीं दिक्कत हो रहा हो तो आप बेझिझक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेझिझक आपको बताना है, बिकॉज यू आर स्टडिंग करेंटली द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर क्लास 12 सिलेबस। पूरे क्लास 12 का सबसे टफेस्ट पार्ट पढ़ रहे हो आप। फिगर बना के बताएं। देखिए भाई, दो मशीन्स हैं, दो मशीन्स हैं, ए एंड बी। इससे 60% पार्ट जो है, आप ये 60% आइटम आता है इसमें से, ये जो है 60% आइटम प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो है वो 40% आइटम, दैट मीन्स रेस्ट आइटम कंसिडर कर। तो आपको बताना है, आप पहले इवेंट मान लीजिए, लेट इवन इवेंट मान लीजिएगा, इवन इवेंट्स, आइटम्स, आइटम्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, मशीन ए आइटम, मशीन ए से जो आइटम प्रोड्यूस हो रहा है उसको इवन प्रोबेबिलिटी मान रहे हो, और E2 प्रोबेबिलिटी मान लो आइटम्स, आइटम्स। इसको ना क्या करें, सीक्वेंस वाइज लिखते चलेंगे, एक ही बार क्वेश्चन बनाने को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इसको पार्ट वाइज वो कर लीजिए, क्योंकि कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो पहले तो आइटम हमें पता करने पड़ेगा कि वो आइटम किस मशीन का है, पहले वाले मशीन का या दूसरे वाले मशीन का। तो आपको पहले अलग अलग इवेंट कंसीडर करना पड़ेगा, कि इवन इवेंट जो होगा कि आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, एंड E2 जो इवेंट होगा आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मशीन बी। तो अगर आप पी इवन मानोगे तो ये जो दिया हुआ है 60, चलिए, सॉरी गाइस, थोड़ा सा इश्यू हो गया था नेटवर्क का, लाइट चला गया इसलिए वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमने आइटम्स के रिगार्डिंग जो डिस्कशन था वो कर लिया। अब हम एक इवेंट मानेंगे, और इस इवेंट का नाम होगा ड्राइंग, यानी कि जो हमने आइटम्स ड्रॉ किया है, ड्राइंग अ डिफेक्टिव आइटम, अ डिफेक्टिव, अ डिफेक्टिव आइटम। जो हमने आइटम लिया है वो डिफेक्टिव हो। तो अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, हाँ वीडियो बंद है ना, वीडियो ऑफ किया हमने, बाकी तो सब दिखाई दे रहा है ना प्रत्यय। स्क्रीन तो विजिबल है क्या सभी को? स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। चलिए, तो
यहाँ पे लाइट्स ऑफ हो गया इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। तो ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव आइटम। अब अगर P ए बाई इवन की बात करोगे, ए बाई इवन की बात करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? ए बाई इवन का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, इसका मीनिंग देखिए, ड्रॉइंग डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन 1, फ्रॉम मशीन ए मशीन से डिफेक्टिव आइटम, इसी को बोलेंगे हम लोग पी ए बाई इवन। एंड दिस इज, देखिए तो पहले परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम दे रहा है 2% है पहले वाले से, तो ये हो जाएगा 2%। एंड दिस इज समथिंग 2/100, एंड ये आपको मिलेगा 1/20। उसी तरह पी ए बाई ई टू की अगर बात करोगे आप कि दूसरे मशीन से डिफेक्टिव आइटम कितना मिल रहा है, तो ये 5% हो जाएगा। एंड 5% का मतलब हुआ, ये 1/50 होगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा ना? सही, हाँ पड़ता है, सही है, करेक्ट कर लिया मैंने। ये 1/50 होगा, और ये 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि अब आपको सिर्फ डिफेक्टिव निकालना था, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ए जो होगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू ए बाई इवन, ए बाई इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, ए बाई ई टू। एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज, इवन 60% था भाई, दैट मीन्स दिस इज 3/5, और ए बाई इवन 1/50 आया था, यहां पर 2/5 आया था ई टू, और ये 1/20 आया, 1/20। क्लियर है क्या? तो दिस विल बी 3/250, और ये हो जाएगा इसको कैंसिल कर सकते, इसको 2 को 5 टाइम्स में, तो हमें 1/, कितना मिलेगा? ये हमें मिल गया 1/25 मिल जाएगा, 1/25। 2 से जाएगा 10 बार में जाएगा ना, ये भी हमने गलत कर दिया, ये 10 टाइम्स में तो 1/50 हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो 250 हो जाएगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, ये क्या मिल जाएगा? 8/250 मिल जाएगा, और 2 से कटेगा तो 4 डिवाइडेड बाई 125। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बस, और बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सभी को? एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। और अगर ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सभी से बनना चाहिए। प्रीति, शाश्वत, प्रत्यय ने तो बता दिया, रूपाली, अदिति, सभी लोग बताइए तो समझ में आया कि नहीं? अदनान, कुंदन, चलिए समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 13.5 है। बताइए तो एक्सरसाइज 13.5 ट्राई किए हो क्या सभी लोग? ट्राई किए हो तो यस लिखिए, अगर ट्राई नहीं किए तो नो लिखिए। तो हम लोग देखेंगे कि आज डिस्कस करना चाहिए इसको कि नहीं करना चाहिए। चलिए ट्राई किए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग ट्राई किए, कुछ लोग नहीं ट्राई किए, तो उनके लिए रुक नहीं सकते हैं। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। 2 से 4 में जो लोग ट्राई किए हैं, 2 से 4 में जिनको डाउट हो वो बता सकते हैं। 2 to 4, 2 to 4 में कोई भी डाउट्स हो, रेज योर डाउट्स। कोई भी डाउट नहीं है? प्रीति आपने बनाया है? प्रीति, अदिति, अमाम,
कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है भाई। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है इसका मतलब, आगे देखते हैं। 5 से 7 में कोई डाउट? 5 to 7, शाश्वत, अभिनव, कुंदन, इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन बनाइए सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सभी लोग ट्राई करके आंसर बताइए तो। एवरीवन, शाश्वत, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस आर ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड, ठीक है। 20 क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। सपोज अ स्टूडेंट टॉस सपोज ए स्टूडेंट टॉसेस अ क्वाइन। एक स्टूडेंट जो है वो ट्वाइस को, एक कॉइन को ट्वाइस करता है, ठीक है, फेयर कॉइन है भाई, टॉस करता है उसको, एंड डिटरमिन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि भाई एक लड़का ऐसा जिससे एग्जाम में बैठा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, सिक्का उछाल रहा है और उससे तुक्का मार रहा है मतलब, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ द क्वाइन फॉल्स हेड ही ही आंसर्स ट्रू, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स टाइप का आंसर है भाई, दो दो ही टाइप के, या तो ट्रू करना है या फॉल्स करना है। अगर उसको हेड आ रहा है तो ट्रू असाइन कर दे रहा है, ट्रू पर टिक कर दे रहा है, और अगर टेल आ रहा होगा तो फॉल्स पर असाइन कर दे रहा होगा। इफ फॉल्स टेल्स ही आंसर्स फॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। ट्राई कीजिए तो सभी लोग। ट्राई कर रहे हो सभी लोग? बहुत गंदा रिस्पॉन्स है तुम लोग का, रिस्पॉन्स नहीं करते हो। एक दो लोग को छोड़ के लगता है कि सब व्हाट्सएप वगैरह यूज करते रहते हैं, कोई क्लास नहीं कर रहा होता है इसका मतलब। चलिए कोई नहीं, आगे समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आता है। तो देखिए भाई, 20 क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स अगर वो कर रहा है, यानी कि सक्सेस आपको निकालना है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। करेक्टली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना पड़ेगा। कह रहा है कि इफ द कॉइन्स फॉल्स हेड ही आंसर्स ट्रू, सही आंसर वो देता है। तो क्या करना होगा, आपको पी निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आंसर भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/, ये जो पी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्यू है वो भी बाई 2 जाएगा। तो इसमें कह रहा है क्या, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 12 कर रहा है, यानी कि आपको जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी वो निकालना होगा, ये मिलेगा P x इज ग्रेटर इक्वल टू 12, 12 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आपको P x इक्वल्स टू 12 प्लस P x इक्वल्स टू 13
कहां तक है? 20 क्वेश्चन है ना, 20 तक जाना पड़ेगा। P x इक्वल्स टू 15 प्लस P x इक्वल्स टू 16, डायरेक्टली हम लिख देते हैं प्लस P x इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 20C12 P का पावर 1/2 पावर, ये हो जाएगा 12 P था, और Q का पावर भी हो जाएगा 1/2 का पावर, ये हो जाएगा 20 माइनस 12, 8 हो जाएगा। सिमिलरली 20C13 हो जाएगा, और ये देखिए पावर दोनों पर कोई P और Q दोनों सेम है, इसलिए पावर सब में ऐड हो जाएगा। 20C13 14 हो जाएगा, 20C14, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 20, 1/2 का पावर 20, 1/2 हो जाएगा यहाँ। प्लस उसी तरह आप चले जाए कहां तक, प्लस 20C20 1/2 का पावर 20 आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 का पावर 20 जो है वो कॉमन आ जा रहा है, और आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 20C12 प्लस 20C13 प्लस अप टू 20C20। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सभी को समझ में आया क्या? ये बहुत लोगों के आंसर सही हैं। कुंदन का आंसर सही है, अभिनव का आंसर सही है, शाश्वत सही है, रोशन अच्छा पूछ रहा था, हाँ 20 तक ही जाते हैं, और सही है। जितने लोगों ने आंसर किया है लगभग सही है। गुड, तो अब तो इसमें कोई पूछना नहीं है। नेक्स्ट में चले आते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 से 10 में, 8 से 10 में कह रहा है कि सपोज x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये भाई इस तरह से होना चाहिए। b डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो उसको हम b n इंटू आर लिखते हैं, n इंटू आर, n इंटू पी, सॉरी n इंटू पी। यानी कि पहला वाला जो टर्म होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जो दूसरा जो टर्म होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो x इक्वल्स टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। इसको कैसे करोगे? किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहा है कि सपोज x कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर n की वैल्यू 6 है और p की वैल्यू 1/2 है, तो आपको शो करना है कि सो दैट x इक्वल्स टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम्स। ये ट्राई कर लियो क्या आप लोग? राइट, यस और नो एवरीवन? ओके, तो ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। एम आई करेक्ट? तो देखिए इसी को ट्राई करते हैं। अभिनव हुआ है क्या तुमसे? कैसे किए हो? अनम्यूट करके बताओ अपने आप को, अभिनव। यस सर। हाँ, कैसे करेंगे? सर वहाँ पे एन तुम आप यहाँ पे हो गया है 6 और पी यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ सर क्यू निकाल लेंगे। हाँ, क्यू भी सेम आ जाएगा 1/2। यस सर। और उसके बाद जो नॉर्मली जो आपका वो इवेंट होगा जो जो आता है ना सर, क्या बोलते हैं, जो NC(x) वाला जो होता है ना सर, और P का पावर ठीक है, चलिए। n-x और Q का पावर x, वहां पे सर जो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा ना सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आगे वाला एक कांस्टेंट आ जाएगा सर। तो उस पर 1 से लेकर 6 तक वैल्यू रख के देख लेंगे तो सर 3 पे वैल्यू मैक्सिमम आएगा बाइनोमियल वेल डन, कोएफिशिएंट का। हाँ सही है, गुड। यहाँ पे गिवन है n की वैल्यू 6, p की वैल्यू भी गिवन है 1/2। तो यहां से आप q निकाल लोगे, q जो होता है 1 माइनस p होता है भाई, तो दिस विल बी 1 माइनस 1/2 एंड दिस इज समथिंग 1/2, ये मिलेगा आपको। अब आप निकालोगे p x इक्वल्स टू 1,
ठीक है, नाउ क्या निकालोगे, पी एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 6c1 p का पावर 1 इंटू क्यू का पावर 6 - 1। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा C1 इंटू ये हो जाएगा जीरो भी निकाल ले क्या, कि एक भी बार नहीं मिले, एक भी बार सक्सेस, पी जीरो निकालो, एक बार जीरो निकाल लो, क्योंकि सक्सेस की एक भी सक्सेस भी तो नहीं हो सकता है, तो हम पहले पी जीरो निकालेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो में एन के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको अगर आप लिखोगे तो एन सी जीरो, एन सी जीरो, पी का पावर जीरो और क्यू का पावर एन माइनस जीरो बोलोगे, और यहां पर एन की वैल्यू 6 है तो 6c0 1/2 का पावर ये हो जाएगा जीरो, और 1/2 का पावर हो जाएगा ये कितना 6। तो आपको 6c0 की वैल्यू तो 6c0 तो 1 होगा, तो 1/2 का पावर 6 हो जा रहा है। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू, या हम ना पहले आर ले लेते हैं, क्योंकि रुकिए रुकिए जनरल टर्म लेके चलते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि कोई भी मान लेट लेट x इक्वल्स टू आर इज एनी नंबर ऑफ सक्सेसेस। अलग अलग मत लेके चले इसको, हम इस तरह से आर, कोई भी आर बोलने एक्स इक्वल्स टू 3 जो होगा मोस्ट लाइकली होगा, तो एक्स इक्वल्स टू आर हम ले लेते हैं कि आर सक्सेसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पी एक्स इक्वल्स टू आर की अगर हम एन सी आर, पी का पावर आर, क्यू का पावर एन माइनस आर, क्यू का पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर। अब हमें दिया हुआ है एन की वैल्यू तो दिया हुआ है 6, आर की वैल्यू नहीं पता है, ये पी का पावर 1/2 है, 1/2 का पावर आर हो जाएगा, और यहां पर क्यू की वैल्यू भी 1/2 आया है, तो 1/2 का पावर भी 6 माइनस आर हो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 6c r, और ये 1/2 का पावर 1/2 का पावर हमें सिंपली 6 मिलेगा, पी एक्स इक्वल्स टू आर का। ठीक है, अब देखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, मोस्ट लाइकली नंबर ऑफ सक्सेसेस होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस निकालोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस है ये, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो वो मोस्ट लाइकली होगा। तो हम लिखेंगे सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ the probability of successes depends on किस पर कर रहा है डिपेंड, देखिए तो ये तो नंबर जो है कांस्टेंट आ गया है, ये जो है कांस्टेंट आ गया है, यानी डिपेंड किस पर करेगा, यानी जिस पर ये मैक्सिमम होगा, ये तो सब की वैल्यू मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा, और उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी तो वो मोस्ट लाइकली इवेंट होगा। तो सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस डिपेंड्स ऑन 6cr, किस पे डिपेंड कर रहा है 6cr, देन we find the r when 6cr is maximum, हम वैसा r निकालेंगे जिसके लिए 6cr की वैल्यू
मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखिए, तो 6C0 की वैल्यू निकालिए, 6C0 और 6C6 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 होगी। 6C1 और 6C5 इन दोनों की वैल्यू 6 होगी। 6C2 इक्वल्स टू 6C4 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6C फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो ये 6 इंटू 5, ये 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 6C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है भाई। तो यहां पर हम देख रहे हैं सिंस 6CR is maximum when R equals to 3। R की वैल्यू क्या हो रही है? 3 हो रही है। thus Px equals to 3 will be equals to 20 into 1/2 का पावर 6 is the maximum is the maximum probability is the maximum probability। ठीक है। therefore x equals to 3 जो होगा is the most likely is the most likely R। likely क्या दिया हुआ था? मोस्ट लाइकली XI इसका नाम दिया हुआ है। मोस्ट लाइकली XI या मोस्ट लाइकली आउटकम्स बोल सकते हो। मोस्ट लाइकली आउटकम। सभी को समझ में आया क्या? भाई जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम्स आएगा, यही तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो x इक्वल्स टू 3 पर जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो रही है, तो जिस पर मैक्सिमम हो रहा होगा वो मोस्ट लाइकली आउटकम्स होगा। सभी को क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अच्छा, टाइम ओवर हो गया। चलिए, तो ये सब तो हो जाना चाहिए। तो आप एक्सरसाइज 13.5 बहुत लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है और बहुत लोगों ने कर भी लिया है। तो जितने लोगों ने कंप्लीट नहीं किया उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 13.5। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस थ्योरम देखेंगे। आज रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा था इसीलिए क्लास बहुत स्लो चला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस थ्योरम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा भाई नेक्स्ट क्लास में, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ट्राई कीजिए कि आप लोग रिप्लाई करते रहिए, तभी सभी को समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 13.3 भी ट्राई कर सकते हो। अब एक्सरसाइज 13.3 यू कैन ट्राई। ठीक है, सभी नहीं ट्राई कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन उस पर टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, तो वो वाला पार्ट ट्राई कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।